देखो आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. आई एम जस्ट जूमिंग इन अ लिटिल बिट सो दैट यू कैन सी दैट क्लियरली. सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड का फैक्टर बना दिया है वेपर प्रेशर वाले पार्ट में. क्या करेक्शन है, ध्यान से समझिए. सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट. सरफेस एरिया के इंडिपेंडेंट है वेपर प्रेशर. तो यहां पर क्या गलती हुई है? सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड को काट के उसकी जगह पे क्या लिखना है? सरफेस एरिया ऑफ volatile component of the solution. This is what you have to write down. Just cut the liquid part. मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं क्या काटना है आपको, so please see that and correct it. सरफेस एरिया ऑफ volatile component of the solution के ऊपर डिपेंड करता है. करेक्ट? Then going ahead, vapor pressure is directly proportional to surface area. उस सरफेस एरिया के आगे आपको यहाँ पर क्या लगाना है बच्चे? उस सरफेस एरिया के आगे वंस अगेन यहाँ पर आपको एरो लगाना है. यू हैव टू पुट एरो ओवर हियर. यू हैव टू पुट एरो ओवर हियर. सरफेस एरिया, और वो एरो के ऊपर सेम ये जो आगे लिखा हुआ है ना, वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट सेम थिंग यू हैव टू राइट डाउन. वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. higher the surface area, उसके आगे एरो डाल के higher the surface area of volatile component, higher the surface area of volatile component, more is the vapor pressure of solution. This is what you have to correct in the next line. Then going after the full stop, surface area is further inversely proportional to impurity of the liquid. impurity के नीचे ब्रैकेट डाल के प्लीज लिख दो नॉन वॉलेटाइल impurity. नॉन वॉलेटाइल impurity. नॉन वॉलेटाइल impurity. करेक्ट? सिमिलरली नीचे जो बोल्ड में आपको वो दिया हुआ है, देखो बोल्ड में इक्वेशन दिया है, उसमें भी इंप्योरिटी के नीचे ऐसे नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी लिख देना. नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी. फटाफट से करेक्ट करिए. डन एवरीवन? अब जब आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा. सरफेस एरिया ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज द हेडिंग. Vapor pressure is directly proportional to surface area of volatile component of the solution. Higher the surface area of volatile component, more is the vapor pressure of the solution. Surface area is further inversely proportional to impurity, non-volatile impurity of the liquid. Thus, we can bring about this equation over here, जो नीचे लिखा है. Anybody who doesn't know what is a volatile species and non-volatile species, कोई भी बंदा जिसको ये नहीं पता है, doesn't know, please put a thumbs up in your video. Please put a thumbs up. Volatile, non-volatile. All right, great. So everybody is clear with this part. Volatile component and non-volatile component. Great. अब जितना ज्यादा non-volatile component एक solution में आता जाएगा, उतना देखो नीचे डायग्राम में दिया हुआ है, मैंने दो डायग्राम्स दिए हैं. एक प्योर सॉल्वेंट का दिया है और दूसरा सोल्यूशन का दिया है, जिसमें मेरे पास एक सल्यूट है, दैट सल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल सल्यूट. अब जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सल्यूट उसमें डालूंगा, उतना वॉलेटाइल सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा, और जितना वॉलेटाइल सरफेस एरिया कम हो जाएगा उतना वेपर प्रेशर जो है कम हो जाएगा. एंड दैट्स द रीजन वेपर प्रेशर
is inversely proportional to non-volatile impurity. जितना ज्यादा non-volatile impurity, उतना कम vapor pressure. Is that okay? Please make sure कि आप इस पार्ट को अच्छे से समझ लें. Please make sure आप इस पार्ट को अच्छे से समझ लें. All right? There's a correction, big correction. Do that correction. It's very, very important. All right. So now I'm clearing this page off. Anybody who wants to take a screenshot can take, waiting for 2 seconds, 3 seconds. स्क्रीनशॉट लेके रखना है, रख सकते हैं, बाद में करेक्शन करना हो, नोट्स अगर बाजू में नहीं पड़े हैं, so please do that. All right. Great. So now clearing this off, and in another 3 seconds, you are going to see a screen broadcasting on your mobile phones. Double tap on it. Double tap on it so that you stay on that screen. All right, great. Okay. Do not unmute, please. Mute yourself. Anant, mute yourself. All right, great. So Raoult's law किसके बारे में बात करता है मेरे बच्चे? मैं हमेशा आपको बोलता हूं, I always tell you that always जब भी आप एक कॉन्सेप्ट, एक लॉ पढ़ते हैं, तो उस लॉ के हीरो को पहचान लें. The moment you do that, you are going to be in big ease of yourself. I'll just make this screen bigger for you people. Yeah, I suppose now it would be better view. All right. So Raoult's law क्या? इसका हीरो पहचानना है. Raoult's law किसके लिए बना था? सबसे पहली चीज, ये बना था वेपर प्रेशर के लिए. बट किसके वेपर प्रेशर के लिए? वो एक इंपॉर्टेंट चीज. It was made for vapor pressure of the solutions. हीरो पार्ट को पहचानिए. वेपर प्रेशर के बारे में है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में है, और उस सॉल्यूशन में भी नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल कंपोनेंट के ऊपर है. ये नॉन वॉलेटाइल नहीं, वॉलेटाइल कंपोनेंट के ऊपर है. वॉलेटाइल कंपोनेंट, सॉल्यूशन के वॉलेटाइल कंपोनेंट के ऊपर राउल्ट्स लॉ ने बहुत सारा रिसर्च किया. और रिसर्च करने के बाद राउल्ट्स ने क्या ढूंढा? राउल्ट्स ने बोला कि एक सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, एक सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज directly proportional to action of the volatile component in that solution. This is your Raoult's law. Vapor pressure of a volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction of the volatile component of the solution. Is that clear? This is the important part. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. Raoult's law in its general form. Raoult's law in its general form. और जब ये proportionality हटा था, तो इक्वेशन आया था P volatile is equals to P not volatile into mole fraction of volatile. Right? This is your equation for Raoult's law. Raoult's law in general. ये स्क्रीन इस वक्त जो आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप पे दिख रही है, इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्क्रीन का भरपूर फायदा उठाएं और राउल्ट्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझें. व्हाट राउल्ट्स लॉ इज मेड फॉर. ये आपका व्हाट इज दिस हैपनिंग इज, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू आई एम गिविंग यू. एक बार ओवरव्यू खत्म होगा, फिर हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. ऑलराइट, ग्रेट. नेक्स्ट स्लाइड. वेपर प्रेशर का डेफिनेशन है. वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है दो चीजों से.
that is nature of liquid and temperature. All these things done in the video. I am not going to explain over here. People, you have to watch video at any cost. You have to shell out time. और अब ऐसा तो प्लीज मेरे को मत बोलना कि सर टाइम नहीं है अब हमारे पास, राइट? गॉड हैज गिवन यू एम्पल टाइम नाउ. उस टाइम का प्लीज फायदा उठाइए. इज दैट ओके? ग्रेट. चलिए नीचे देखिए यहाँ पर नोट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट आई हैव गिवन. very important note. Vapor pressure is independent of surface area in case of pure liquids, but in case of solutions it depends on surface area of volatile components of the solution. जितना ज्यादा volatile component होगा solution में उतना ज्यादा vapor pressure होगा. जितना कम volatile component होगा उतना कम vapor pressure होगा. Please make sure आप इस point को अच्छे से mark down कर लें. Is that okay? Great. चलिए, let's go ahead. Talk about vapor pressure of solutions. Vapor pressure of solutions में हम दो solution के ऊपर बात करेंगे. The two solutions that we are going to talk about is solid liquid solution and the second is liquid liquid solution. These are the two solutions we are going to talk about. Very importantly, please understand this. Solid liquid में मेरे पास solute non volatile है और solvent volatile component है. Whereas liquid liquid में मेरे पास दोनों ही volatile components हैं. So please make sure आप इस part को अच्छे से दिमाग में बिठा लें. Because based on that, the part which is given below, equations जो आपको दिख रही हैं वो आपको समझ में आएंगी. एक solid liquid solution के लिए P of S, what is P of S? P of S is vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution should be equals to P of solute plus P of solvent. ध्यान से सुनिए and understand करिए इस चीज को. P of solute देखो नीचे ये लिखा हुआ है. P of solute according to Raoult's law is P naught solute into mole fraction of solute and P solvent is P naught solvent into mole fraction of solvent. But in our case we can see that solid जो होता है उसका P naught जो है वो 0 होता है because it's a non volatile component. तो यहाँ पर इस इक्वेशन में P solute जो है वो 0 हो जाता है. और जैसे ही वो 0 हो जाता है मेरे बच्चे, आपका P of S का इक्वेशन falls down to only this. And that's the reason for a solid liquid solution, Raoult's law का definition देखो मैंने दिया हुआ है. At a given temperature, the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of the solvent. Once again, very very important definition. देखो ये दो definitions बहुत important है. Raoult's law in general form, जो अभी अभी हमने देखा, ये रहा. Raoult's law in general form. P volatile is directly proportional to mole fraction of volatile component. But in case of solid liquid solution, जहां solid non-volatile solute है, तो वहां पर आपका कुछ definition में हल्का सा change आता है. देखो भावना वही है. Raoult's law जो बोल रहा है वही वो बोल रहा है, लेकिन specifically for solid liquid solutions ऐसा definition पूछा जाता है. Define Raoult's law for solid liquid solution. So in that case, you have to define it. आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है. Who's this? हाँ सर. निधि. यस सर. और भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है. ओके, अब दिख रहा है? हाँ सर. ओके, ग्रेट. ऑलराइट. वो बीच बीच में कई बार नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं. डोंट वरी, आएगा वो वापस आ जाएगा. ऑलराइट. सो दिस इज बेसिकली योर vapor pressure of solutions. कौन सा solution? Solid liquid solution. Similarly, when we talk about liquid liquid solutions, तो उस केस में solute भी volatile है मेरे बच्चे और solvent भी volatile. And that is why the equation comes like this. देखो इस equation में और जो square वाली equation है,
इलिप्टिकल इक्वेशन एंड स्क्वायर इक्वेशन, दोनों में फर्क देखो क्या है। ऊपर वाली इक्वेशन में सल्यूट 0 हो चुका है, नीचे वाली इक्वेशन में सल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। इज दैट क्लियर बच्चे? ग्रेट, ऑलराइट, कीप नॉडिंग योर हेड्स व्हेन यू आर क्लियर, कीप नॉडिंग योर हेड्स एट लीस्ट। थम्स अप चलेगा, नॉड भी कर देंगे तो मेरे को दिखेगा कि हाँ मेरी आवाज जा रही है बच्चों को। ऑलराइट, ग्रेट, चलिए देन सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, बट सडनली क्या हुआ, सडनली राउल्ट्स ने जब ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस बनाए, प्लीज मेंटेन योर अटेंशन ओवर हियर, जब उसने ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस बनाए तो उसने क्या देखा कि भाई काफी सारी सॉल्यूशंस थी जिसमें P ऑफ S थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब ये इक्वेशन से निकाला हुआ जो P ऑफ S है, that was coming out to be not equals to P of S observed। जब वो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर निकाल रहा था और थ्योरेटिकली अपनी इक्वेशन का यूज करके निकाल रहा था, तो वो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही थी फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। बहुत कम सॉल्यूशंस ऐसी थी जिसमें P of S theoretical was equals to P of S observed। तो यहां पर क्या हुआ मेरे बच्चे, आतामाजी सटक ली, राउल्ट्स बिगड़ गया कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसने यहां पर नए टर्म्स निकाले और उन्होंने बोला कि भाई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन वो which follow Raoult's law over the entire range of the solution। देखो ये वाला इक्वेशन अगर फॉलो होता है, this one and this comes equal, P of S theoretical becomes equals to P of S observed, then it is an ideal solution, and if it is not equal तो non ideal। अब अगर not equal है मेरे बच्चे तो दो केस बनेंगे, या तो P of S observed will be greater than P of S theoretical, या फिर P of S theoretical P of S observed will be lesser than P of S theoretical, right? दो केस बनेंगे नॉट इक्वालिटी में, तो दो केसेस जो बने उनके बेसिस पे सॉल्यूशन को नाम दिया। जब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल तो पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन, एंड व्हेन इट इज लेसर तो नेगेटिव डिविएटेड सॉल्यूशन। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, सुन लेना इस स्टेटमेंट को, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इफ इट इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर देन इट इज अ पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आपको मिल रहा है, सो पॉजिटिव डिविएशन। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम मिल रहा है तो नेगेटिव डिविएशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? ग्रेट। और ये पूरा का पूरा ये डिविएशन क्यों हुआ, why this deviation, I am not going into that, that is there in the video। तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए पनिशमेंट है, आज घर पे बैठ के वो वीडियोस देखो, or you are going to lose on this topic, and it is the most important topic of your solutions chapter। All right, great, let's go ahead and just show you the difference between ideal, positive and negative deviated solution। Ideal, positive and negative deviated solution, simple। ये पूरा का पूरा टेबल आपके नोट्स में पेज नंबर 19 या 20 पे है। वुड नॉट बी द सेम टेबल, माइट बी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फॉर्मेटेड होगा वो, बट द पॉइंट्स इन दैट विल बी द सेम। प्लीज उस टेबल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पुट अ स्टार मार्क ऑन इट, पुट अ arrow mark on it, whatever you want to। that table is very very important, extremely important table। और ये पूरा टेबल आपके नोट्स वाला जो टेबल है वो एग्जैक्टली मेरी वीडियो में दिखेगा आपको, वो एग्जैक्टली वही टेबल मैंने अपनी वीडियो में लिया है, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो प्लीज व्हेन यू वॉच द वीडियोस वॉच इट वेरी केयरफुली। ऑलराइट, ग्रेट। नाउ the slide that is going to come up is
this. Now, once again, open question for the class. Both of the graphs that I have drawn, are they for ideal solution, positive deviated solution और negative deviated solution? जिनके पास आंसर है वीडियो में हाथ खड़ा करिए. Alright, I have one hand, Rachit Agarwal. Do not answer, Rachit, abhi. Akshi wants to try. Did you raise your hand, Akshi? Keep your hand raised for. Okay. Keep your hand raised for a few seconds if you know the answer. Yeah. Harsh Patel knows. Rachit knows. Akshi wants to try. Akshi, give me the answer. Hello. Yes, Akshi. Yeah. Sir, it is of actually the right one is negative deviated solution. Yeah. See, you have A and B graph, right? हाँ, I've B written graph. A and B. A and B. तो आप B ग्राफ की बात कर रहे हैं. Because- It is for negative deviated. Okay. और A ग्राफ जो है वो किसके लिए है? Positive deviated. All right. Great. Okay. You can mute yourself. Hime, do you agree with the answer Akshi gave? Sir, I am having some network issues. Network issues. Okay. Laksh Shah, do you want to try, Laksh? Laksh, did you see the videos that I have uploaded? No, sir. Very bad. Mimansha, see the students name I'm taking and they have not watched the videos. Mimansha, bataiye, do you want to try or do you agree with Akshi's answer directly? Sanjana Gajjar, Sanjana, do you want to try? Sir, I agree with her answer. You don't agree. Then what is the answer? I agree with her answer. You agree with the answer. Okay. Sanjana, Akshi, both of you have not seen my videos correctly. Pranay wants to try. See, random बच्चों के नाम ले रहा हूं मैं. There are 55 students in this session. Random 55 बच्चों में से मैंने 7 students को shortlist किया. Nobody is able to answer. This shows that you are not seeing the videos. Yes, Lavi Garg wants to try. Lavi. Both are for positive. Both are for positive deviated. Harsh, do you agree? No, sir. What is the answer, Harsh? Give me the correct Sir. answer. So both are for non-ideal gases. They are not for positive or negative. Both are for non-ideal. Okay. Rachit wants to correct something. Rachit. So both are for ideal gases. Both Ideal are for ideal solutions. This is the biggest problem students are facing. Both are for ideal solutions. कहीं पे भी आपको deviation दिख रहा है P of S में, straight line ही तो दिख रहा है आपको. So it is not a non-ideal solution. Both are for ideal solution. और दोनों ही ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए हैं. बट कंडीशन है उसके अंदर, बी ग्राफ जो है वो तब आएगा जब आपका पी नॉट सॉल्वेंट इज लेसर देन पी नॉट सोल्यूट, और ए ग्राफ आपका तब आएगा जब पी नॉट सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन पी नॉट सोल्यूट. इसके बेसिस पे बच्चे आपके एमसीक्यू के इतने धमाकेदार क्वेश्चंस बन सकते हैं ना. You're going to face trouble in these graphs. So please make sure कि आप ये graphs को अच्छे से समझ लें. Important हैं ये सारे. वो आपको ऐसे दो ग्राफ दे देगा और बोलेगा which solutions these graphs denote. Open-ended question. Option number A, ideal. Option number B, non-ideal. Option number B, positive deviated. Option number D, none of the above. So the answer would be A, ideal solutions. इसी क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट देखो वो कैसे करेगा. A और B ग्राफ देगा, वो बोलेगा which of the graphs denote ideal solution graph when P naught solvent is lesser than P naught solute. तो उस केस में आंसर आपका B होगा. तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को समझें. दैट इज व्हाट दी जूम सेशंस आर ऑल अबाउट. वीडियो देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी. Only one student could answer correctly out of 55 students over here. So bad. Teachers are doing so much for you, but you don't have any respect for that hard work. Good. Keep doing that then. Then coming to positive deviated and negative deviated.
अगर आपका सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएटेड है तो आपको सोल्यूशन के अंदर ग्राफ ऐसा दिखेगा, P of S, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ग्राफ नंबर ए में, green line is for ideal solution if it is a ideal solution, but if it is a positive deviated तो देखो मैंने उसी के अंदर एडिट किया है, ग्राफ will be like this, positive deviated, expected वेपर प्रेशर से ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है। और ऐसा ही अगर आपका नेगेटिव डिविएटेड है तो बी ग्राफ में मैं एडिट कर रहा हूं, वो ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम। और इसी के बेसिस पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक खुलता है दैट इज योर एजियोट्रोप्स। I am not going into that azeotropes, but based on this, your azeotropes are there. Page number 20 या 21 in your notes is the most important page. Define azeotropes and give the classification of azeotropes. Please make sure कि उस पेज को, पूरे पेज को important mark कर लीजिए. Very very important. And please, काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से यार वीडियोस देख लो प्लीज। ध्रुव शाह, आर यू अटेंटिव? ध्रुव शाह, डीपीएस का फोटो लगा के मेरे को मत दिखाओ। आर यू अटेंटिव इन द क्लास? Yes, sir. व्हाई आर यू आउट ऑफ द कैमरा व्यू? स्टे इन द कैमरा व्यू। All right, let's go ahead. This is your, once again I'm giving you this screen over here to understand the formulas, because now we are going to talk about few numericals based on this. That's your first numerical. Keep your pen, keep your notebook beside you. First numerical based on Raoult's law. I told you the priority over here. It's not Sorry? visible. It is not visible. Sir, it's Who's not this? visible. Name yourself. Yashvi. Akshi. Akshi, Yashvi. Wait for few seconds. आएगा वो screen आएगा. सर वो स्क्रीन तो आया हुआ है बट वो आधा पोर्शन उसमें दिख नहीं रहा है। आधा पोर्शन दिख नहीं रहा है। Yeah, the हाँ। text is missing. हाँ सर, वो दिखाई ही नहीं दे रहा है कुछ। Yes. Are you able to see now? No sir. No. Oh, yes, sir. Yes sir. यस सर। Yes Yes, sir. दिखा? Yes sir. Yes. Come on. See the question. Try to at least find out the given values. Given values निकालने की कोशिश करें। क्या दिया हुआ है आपको? इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, और आपको बोला है कि 298 केल्विन पे इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर, मतलब P नॉट इथाइल अल्कोहल, प्योर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर उसने दिया है। सबसे पहले कितना दिया है मेरे बच्चे? 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। फिर वो बोलता है इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल is 0.80, so mole fraction of ethyl alcohol ही दिया है 0.80। all right, अब वो बोलता है what is the vapor pressure, what is the vapor pressure in solution if mixture obeys Raoult's law। किसका वेपर प्रेशर ढूंढना है सोल्यूशन में? इथाइल अल्कोहल का है, P इथाइल अल्कोहल ढूंढना है आपको। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। The moment you do this, you are going to realize that this is the question from general Raoult's law की equation, जिसमें वो बोलता है कि P volatile in a solution is equals to P naught volatile into mole fraction of volatile. 32 mm of Hg. Excellent. The answer over here is 32 mm of Hg. This is your answer, बच्चे. But where did it come from? From this equation over here. So please make sure कि आप इस पार्ट को समझें। जरूरी नहीं है कि वो
पूरा इक्वेशन आपसे यूज करवाएगा, नहीं, वो जनरल राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन यूज करवा सकता है, एंड दिस इज नथिंग बट योर 1 मार्कर और अ 2 मार्कर क्वेश्चन वेयर ही इज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेप्ट कि क्या आपको राउल्ट्स लॉ आता है कि नहीं आता है, आर यू एबल टू यूज राउल्ट्स लॉ इन जनरल फॉर्म और नॉट। धैर्य, तेरा वीडियो क्यों बंद हो जाता है? I told you keep your videos on. Keep your videos on for the whole session. All right. क्वेश्चन समझ में आया? अब अगर ये समझ में आया है, then go for this second question. Very simple. But आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये इस वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में, we know English. You will fall badly in your English when you do numericals. Dhairya, mute yourself. And keep your front camera on. Yeah. All right. Given values at least निकालो. चलो, come on. Given values निकालो. क्या क्या दिया हुआ है? P0 CHCl3 chloroform 200 mm of Hg. P0 CH2Cl2 कितना दिया है? 415. Correct? Find क्या करना है? That's your first part. What do we need to find? Vapor pressure of the solution. दोनों ही volatile components हैं. क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दोनों ही वॉलेटाइल हैं, तो ये एक लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का पार्ट हो गया, जहां पर इक्वेशन लगेगा P of S is P0 solute into mole fraction of solute plus P0 solvent into mole fraction of solvent. किसी को भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं करना आता है, ऐसा कोई बच्चा है? मोल फ्रैक्शन वेरी सिंपल, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालना है, तो moles of chloroform divided by moles of chloroform plus moles of dichloromethane. Similarly, ऐसे ही mole fraction of dichloromethane निकालना है, तो moles of dichloromethane upon total moles. तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 मेरे बच्चे, आपको दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, CHCl3 के मोल्स and moles of CH2Cl2 कैसे निकालेंगे? 25.5 divided by क्या हो जाएगा, बोलो, molar mass of CHCl3. Similarly, moles of dichloromethane, that will be nothing but 40 divided by molar mass of dichloromethane. पहले मोल्स निकालेंगे, स्टेप नंबर 1. सी, कुछ बच्चे हैं लास्ट तक मेरे को ऐसे बोलते रहते हैं, सर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, हमें नहीं समझ में आते न्यूमेरिकल्स. द रीजन फॉर दैट इज दैट यू ऑलवेज ट्राई टू जंप टू द सॉल्यूशन, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू फॉल. स्टेप वाइज रखो, फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 50 to 60 न्यूमेरिकल्स स्टेप वाइज जाओ. वंस यू डू दैट फॉर 60 न्यूमेरिकल, 61st न्यूमेरिकल से आपको लैंग्वेज भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी, और आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन पे अगर जंप करना है तो भी आसान हो जाएगा. फॉलो दिस फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टेप नंबर 1 मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकल गए तो स्टेप नंबर 2 में मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, एंड दैट्स योर सेकंड पार्ट एज वेल. देखो सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का, तो वो निकल जाएगा आपका स्टेप नंबर 1 में ही, फर्स्ट पार्ट में ही निकल जाएगा. करेक्ट? दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. P0 दोनों का दिया हुआ है, पुट इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. चलिए बताइए P of S फाइनल आंसर क्या आ रहा है? बी क्विक एंड बी वेरी वेरी फास्ट. सर 350.5. 350.5.
350.5 बच्चे कौन है ये? प्लीज नेम योरसेल्फ। केवल। यस केवल 350.5। और कोई आंसर निकालिए। केवल ने इसके अंदर काफी अप्रोक्सीमेशन यूज किया है मेरे को लग रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? 0.30। 0.30। अगर आप 0.21 आगे जाएंगे तो 0.309 है ये, तो एक्चुअली में 0.31 हो जाएगा वो। एंड सर सिमिलरली दूसरे का 0.83 0.83 नहीं, 0.83 नहीं, 0.69 के अराउंड आएगा ये आंसर। 0.69। यस सर 0.69। यस और वो लॉजिक भी है भाई। 0.31 1 अगर minus सल्यूट का आ रहा है 0.31। तो 1 हाँ, माइनस सर। उसका हो जाएगा यस सर 0.69। ठीक है, यस सर इन दोनों वैल्यूज को जब इसमें डालोगे एग्जैक्टली आपके पास आंसर विल बी अराउंड 348 पॉइंट समथिंग आगे हो सकता है, बट 348 आंसर आना चाहिए आपका। एंड दैट टू 348 mm of Hg। मेक इट अ पॉइंट। 348 mm of Hg। यस सर, आ गया आंसर। आ गया? यस आ गया सर। All right, great. The next question that is going to pop up on your screen. This question has a special place in my heart, and as well as in CBSE board papers, this question is very, very important. Once again, this question has special place in my heart. Please mark this question very important. क्या बोल रहा है मेरे बच्चे? वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है एक सोल्यूशन है बेंजीन और टॉलुइन का, राइट? ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल रिलेशन ओवर हियर. Soham, please mute yourself when you are not speaking. Please mute yourself. All right. तो गिवन डेटा में आपके पास क्या क्या है मेरे बच्चे? गिवन डेटा में आपके पास P नॉट बेंजीन है, दैट इज 0.256 बार. आपके पास P नॉट टॉलुइन है, TOU लिख देता हूं, P नॉट टॉलुइन है, एंड दैट इज नथिंग बट 0.0925 बार. और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दिया है 0.4. तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन कितना हो जाएगा भाई? 0.6 हो जाएगा. 1 माइनस करेंगे तो 0.6 हो जाएगा. अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं ना, तो फर्स्ट पार्ट के लिए पूरा डेटा उसने एज इट इज दे दिया है. उसने P ऑफ S ढूंढने के लिए बोला है, वेयर P ऑफ S इज P नॉट सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सब कुछ है, देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन डेटा में सब कुछ दिया हुआ है. दोनों के P नॉट दिए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है. अब अगर आपको ये क्वेश्चन उसको लंबा करवाना है तो वो मोल फ्रैक्शन ना देके वो ग्राम्स में देगा कि भी 25 grams of benzene is dissolved in 40 grams of toluene, something like that. मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए भी फोर्स करेगा वो आपको. इज दैट ओके? बट अभी के लिए क्वेश्चन को शॉर्ट रखा है मैंने, जिसमें उसने मोल फ्रैक्शन दे दिया है डायरेक्टली, P नॉट दे दिया है डायरेक्टली. वो बोलता है P ऑफ S निकालो. तो पहले पार्ट में कोई बड़ी बात नहीं है. पहले पार्ट का आंसर फटाफट से कोई निकाल के मेरे को बता दो कितना आ रहा है. 0.158. 0.15 या 0.1579. 1579. ठीक है, 158 लिख सकते हैं हम इसको, थर्ड डेसिमल में कर रहे हैं. सो 158 यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे? बार. 0.158 बार. दिस इज योर आंसर फॉर योर फर्स्ट पार्ट. ऑलराइट, ओके. फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां पर आ गया. अब सेकेंड पार्ट को देख लो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू फेस ट्रबल इन दिस. प्लीज कंसंट्रेट
I'm going to rub this first part का आंसर from here and given data भी निकाल देते हैं. Let's have the full page for second part. Second part में diagrammatically मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए. वो बोलता है कि बेंजीन और टॉल्यूइन का मेरे पास मिक्सचर है B+T का. ऑब्वियसली इसके ऊपर हमने क्लोज कंटेनर लगाया हुआ है, तभी आपको वेपर प्रेशर मिलेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज ऑलवेज अचीव्ड एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में ही आता है. वो सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है. व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स योर फर्स्ट पार्ट. वो आप ढूंढ चुके हैं. उसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ. P of S is 0.158 you have calculated बार. सेकंड में वो बोलता है कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर. लिक्विड का कॉम्पोजिशन नहीं निकालना है, वेपर का कॉम्पोजिशन निकालना है. मतलब ये B और T के जो वेपर्स यहां बनेंगे ना, इस वेपर पार्ट का आपको कॉम्पोजिशन निकालना है. तो अब ध्यान से स्क्रीन पे देख लीजिए, बिकॉज दिस इज द रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स सुना है आपने, ये टर्म सुना है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th है ना. उसके अंदर बोला था इसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो बोलता था कि इसका टोटल प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P of 1 plus P of 2 plus P of 3 एंड सो ऑन. करेक्ट. और फिर उसी की एप्लीकेशन का यूज करके अगर हमको टोटल प्रेशर पता है सिस्टम का, तो मैं इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकता था. एंड दैट वाज नथिंग बट, इफ आई वांट टू कैलकुलेट P of 1, that will be nothing but P total into mole fraction of 1 in that system. Right? This equation very, very important. Please make sure that you are attentive in the class. तो ये इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, Dalton's equation. I'm writing that once again. See this? I'm going to use Dalton's equation. Dalton's equation, that is nothing but P of B. P of B for me right now is P of benzene in the vapor phase. यहां पर इधर ब्लू ऊपर वाले जो सेक्शन है, P of B is equals to, according to Dalton's, P of B is P total. P total is nothing but P of S only. P total क्या है बच्चे? Vapor pressure of the solution into mole fraction of benzene in the vapor phase. ध्यान से बच्चे देखो, मैंने मोल फ्रैक्शन का सिंबल चेंज किया है. क्यों चेंज किया है? बिकॉज दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. एंड ऐसे ही राउल्ट्स क्या बोलता है मेरे बच्चे? प्लीज स्टे ऑन द स्क्रीन. राउल्ट्स क्या बोलता है? दैट P of B is equals to P naught B into mole fraction of B. And what is this mole fraction? This mole fraction is mole fraction of benzene in the liquid solution. देखो दोनों के सिंबल अलग रखे हैं मैंने, so that you do not have any confusion. But दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो आप P of B कैलकुलेट कर रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन ओवर द सॉल्यूशन, राइट? तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूं? So I equate equation number 1 and equation number 2, that is Dalton's and Raoult's. So I get P of S into mole fraction of B in vapor phase is equals to P naught B into mole fraction of benzene in liquid solution. P of S आपने ढूंढ लिया फर्स्ट पार्ट में. P naught B उसने आपको दिया हुआ है. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपने क्वेश्चन में देख लिया, 0.4 दिया हुआ है लिक्विड सोल्यूशन के अंदर. Y of B आपको ढूंढना है, वेपर फेज में बेंजीन का कितना है वो आपको ढूंढना है. So using Dalton's and Raoult's law, what I am going to write down the equation, please make sure आप इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लें. Using Dalton's and Raoult's law हम एक इक्वेशन बना सकते हैं. And what is that equation बच्चे? देखिए, that mole fraction of volatile component in vapor phase, mole fraction of volatile component in vapor phase is equals to
P not volatile into divided by, ये इक्वेशन प्लीज प्लीज मार्क डाउन करके रख लो. Mole fraction of volatile component in vapor phase is equals to P naught volatile into mole fraction of volatile in liquid phase. यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लिक्विड सोल्यूशन के अंदर कितना है मोल फ्रैक्शन, वो है ये, डिवाइडेड बाय P of S. राइट, दिस इज रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स एंड राउल्ट्स. और ये आपका जो एजियोट्रोप वाला जो वीडियो है ना, उस वीडियो में पहले सेक्शन में मैंने ये समझाया हुआ है, रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स एंड डाल्टन्स. वो मैंने फिर भी यहाँ समझा दिया है प्लस, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को अच्छे से कर लें. अब आई थिंक सो मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, सब वैल्यूज हैं. y ऑफ b अगर आपने ढूंढ लिया तो y ऑफ TOU के लिए आपको 1 माइनस y ऑफ b करना है. 1 माइनस y ऑफ b इज इक्वल्स टू y ऑफ TOU. क्लियर? All right. Great. So that's all for the session today. Do not leave the meeting because you have homework question coming up. Come on, take a screenshot of this homework question. A small hint for you people, small hint. You have to use P of S for liquid solution twice in this question. दो equations बना के उनमें से एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. राउल्ट्स के अगर आप ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से कर लो तो आपका राउल्ट्स का पूरा क्वेश्चन, पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. All right, I suppose you have taken a screenshot of this. Moving on to next slide. Conceptual questions. Once again, homework for you people. Conceptual questions based on Raoult's law, homework for you people. Next session start करने से पहले I will discuss all these 5 questions. Oral questions नहीं है, they are oral questions only. Just one word, one sentence में खत्म हो जाएंगे. बस logic लगाना है. Why I am doing this after every session? The reason for that is कि इस साल से आपके MCQ questions बढ़ गए हैं. 1 marker questions बढ़ गए हैं. You are going to have 21 markers and MCQ questions. इसीलिए ये conceptual questions every topic के अच्छे से clear होने चाहिए. Take a screenshot of this. I'll be going off exactly in 30 seconds. So please take a screenshot of this. सर एक बार वो सम दिखाओ ना. Screenshot of the question. Screenshot of the conceptual questions. Thank you, sir. All right. So here I go for today. Thank you so much for listening me so patiently, and thank you so much for attending all the sessions. Please, please, it's my kind request. मजे मत लो यार घर पे बैठ के. Please, मेहनत कर लो, यही टाइम है, नहीं तो लास्ट में बहुत प्रेशर आएगा सडनली. All right? Okay. चलिए. Bye bye. Hasta la vista. Take care. Have a nice day. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye. Take